बड़ा चुनावी मुद्दा यह बन सकता है, क्योंकि अब आपको बता दें, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। सैम पित्रोदा ने अमेरिका की विरासत टैक्स का जिक्र किया है और अमेरिका में सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है। यूएस में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार को। ये अच्छा है, आप अपनी संपत्ति देश के लिए छोड़ें। सैम पित्रोदा का ये बयान। हम लोग संपत्ति के समान वितरण की चर्चा कर रहे हैं। भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। तो अब देखिए किस तरीके से चुनावी घमासान के बीच सैम पित्रोदा का यह बयान सामने आया और अमेरिका के विरासत टैक्स का उनके बयान में जिक्र किया गया है और उसी बयान के आधार पर उन्होंने भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, ये बात कही है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का यह बयान, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे यूएस में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार को मिलती है, सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है। तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे एक समान संपत्ति का वितरण होना चाहिए, यह पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच कहा क्या गया है यह आप जरा देख लीजिए। अमेरिकी कानून विरासत टैक्स का जिक्र किया गया और उसकी तारीफ की है। भारत में भी विरासत टैक्स जैसी नीति की वकालत सैम पित्रोदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में व्यक्ति की मौत पर 45% संपत्ति उत्तराधिकारी को दी जाती है और 55% संपत्ति सरकार को चली जाती है, इस बात का जिक्र किया गया है पित्रोदा की तरफ से। साथ ही सैम पित्रोदा ने कहा कोई इतना ताकतवर ना हो कि सरकार चलाने लगे। और साथ ही क्या कहा गया है पित्रोदा की तरफ से, भारत में संपत्ति की समानता लाना बेहद जरूरी है। भविष्य की नीतियां संपत्ति की समानता पर जोर दे, भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। अब सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर तो है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए सैम पित्रोदा ने आखिर क्या कहा। Among the people, it doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, सैम पित्रोदा के बयान के बारे में क्या कांग्रेस वाकिफ है? किस लिहाज से वो ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे मामले पे सर्वे, संपत्ति वितरण, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कुछ। ऊपर से सैम पित्रोदा का ये बयान। देखिए, सैम पित्रोदा गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, राजीव गांधी के मित्र माने जाते हैं और राहुल गांधी भी उनको बहुत मानते हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा जब ये कहते हैं कि अमेरिका में जिसके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है और उसकी डेथ होती है तो उसका 55% हिस्सा सरकार लेती है और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं समान वितरण हो आय का या संपत्ति का, उसको लेकर के सैम पित्रोदा ने बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संपत्ति वितरण को लेकर कांग्रेस को घेरा है, उस बीच में सैम पित्रोदा का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या बन सकता है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है 10 बजे जिसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी इस बयान को किस तरीके से लेती है सैम पित्रोदा के। लेकिन सैम पित्रोदा ने इस बयान के जरिए बीजेपी को हमला करने का एक मौका जरूर दे दिया है। बिल्कुल कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी जो लगातार हमलावर थी, प्रधानमंत्री जो लगातार कांग्रेस को लेकर, उसके मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर थे, अब एक और बड़ा मौका। इस बीच सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का हमला सामने आ गया है। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान रखी है। अमित मालवीय की तरफ से यह बयान दिया गया है। पित्रोदा ने 50% विरासत टैक्स की वकालत की है। हम जो भी बनाएंगे उसमें से 50% चला जाएगा, सारे टैक्स के अलावा 50% और लेने का प्लान है। तो बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनकी तरफ से अब निशाना साधा गया है, हमला बोला गया है सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर। सैम पित्रोदा का ये बयान आपने सुना और अब बीजेपी किस तरीके से हमलावर हो रहे हैं ये बात भी आपने सुनी। लेकिन सैम पित्रोदा ने अमेरिका की
विरासत टैक्स का जिक्र किया है। अब ये अमेरिका का विरासत टैक्स आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए, क्योंकि मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों पर लगाया जाता है और संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है टैक्स। संपत्ति, आपको बता दें, संपत्ति पर टैक्स का मूल्यांकन ही सरकारें करती है और जहां मृत व्यक्ति रहता था उस इलाके के कानून के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है और ये वो आधार है जिसका जिक्र करते हुए सैम पित्रोदा ने ये बता दिया कि आखिर किस तरीके से ये पूरा वितरण होना चाहिए। और देखिए हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए सैम पित्रोदा का ये बयान विरासत टैक्स को लेकर। Among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth. But to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. इस वक्त हमारे साथ हैं और कोहली साहब ये बयान, ये प्लीज जरा समझना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये जो बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि संपत्ति ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। इसका मतलब है मोनोपोली, एक ऐसी नई पॉलिसी जिसमें यह विचार किया जाएगा कि आखिर किस लिहाज से इसका वितरण होगा। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मोनोपोली शब्द कहीं है। उन्होंने कहा हम पैसे एक से लेके दूसरे को देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भाई किसी माता के पास अगर 4 गहने हैं तो हम उनसे 2 ले लेंगे या 3 ले लेंगे और बाकियों को बांटेंगे। ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति एंकर हो, वकील हो हमारी तरह, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, जिंदगी भर मेहनत करके मकान बनाते हैं। हर महीने मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते हैं। अपने टैक्स देने के बाद संपत्ति को 30 साल के बाद जोड़ते हैं, मकान खरीदते हैं, हो सकता है दूसरा मकान खरीदते हैं 2 बच्चों के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि किसी गरीब के पास अब मकान नहीं है तो इनके 2 मकान लेके आप एक कमरे में रहिए उनकी तरह। ये वामपंथी सोच थी। ये वामपंथी सोच नकार दिया दुनिया ने। जिन देशों में वामपंथी सोच थी उन्होंने भी नकार दिया। अब राहुल गांधी जी आते हैं, हर बार कोई बयान देते हैं तो उस पर स्पष्टीकरण के लिए पूरे कांग्रेस के सारे लोगों को लगना पड़ता है। ये पहला प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी जी की सोच कैसी है और राहुल गांधी जी कौन है ये तय करने के लिए। वोट के लिए आप बहकाएंगे लोगों को, समाज में इस तरह से करेंगे कि आप समाज में विवाद आ जाए, क्योंकि आपको वोट जनता दे नहीं रही। और अब सैम पित्रोदा जी क्या कह रहे हैं? हम मोनोपोली एक्ट की तरह बोल रहे हैं। मोनोपोली एक्ट कहां लिखा है उधर? दूसरी बात ये बताइए, सैम पित्रोदा जी अमेरिका में बैठे हैं, देश तो छोड़ के चले गए, विदेश में बैठ गए, क्यों? संपत्ति बनाने के लिए। और वहां की नीति आप भारत में लाएंगे आप। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उठाया। बिल्कुल, और हम देख भी रहे नलिन कोहली जी की लगातार किस तरह से बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री का बयान भी हमने सुना और अब सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नलिन जी। इस बीच अगली खबर यूपी से है, जहां पर कन्नौज सीट को लेकर TV9 भारतवर्ष के पास पक्की खबर है कि सीट से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो कन्नौज सीट को लेकर ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं कि 25 तारीख को यहां से नॉमिनेशन भी फाइल करने वाले हैं। ये खबर सामने आ रही है कन्नौज सीट को लेकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि कन्नौज सीट पर एक दबाव बनाया जा रहा था अखिलेश यादव पर कि वो यहां से चुनाव लड़े और आखिरकार अब इस पर हमारे पास ये पक्की खबर है समाजवादी पार्टी प्रमुख को लेकर।
तो कन्नौज सीट को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की ये पक्की खबर, जहां कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ही चुनावी मैदान में होंगे। कल कन्नौज से नामांकन दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव, और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश ने इसको लेकर अपना फैसला भी बना लिया है। और इस बीच आपको बता दें, अभी तेज प्रताप यादव कन्नौज से एसपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब बड़ी खबर आपको टीवी9 बता रहा है, पुख्ता खबर आपको बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश ने मन बनाया है। और महत्वपूर्ण ये कि कल कन्नौज से नामांकन दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। तो कन्नौज सीट से अखिलेश यादव का चुनावी मैदान में उतरना अब तय है, और टीवी9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी खबर बता रहा है। ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कन्नौज में जिस तरीके से अभी फिलहाल खबर है, तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है, एसपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब बड़ी खबर, जहां कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश ने मन बनाया है। हालांकि अखिलेश चुनावी मैदान में किस भूमिका के तहत मुद्दों के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन कन्नौज से उनका नामांकन दाखिल करना अब तय माना जा रहा है। और चुनावी मैदान में आपको बता दें, कन्नौज सीट से अखिलेश यादव होंगे। तो टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और पंकज जी, ये माना ही जा रहा था कि आखिर आने वाले वक्त में क्या बड़ा फैसला अखिलेश लेते हैं। अब कन्नौज सीट से उनकी उम्मीदवारी, क्या बड़ी और पुख्ता खबर आपने दी? देखिए, ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कन्नौज के कार्यकर्ता बीते 24 घंटों से लखनऊ में अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, उन सबको अखिलेश ने कहा है कि मैं ही लड़ूंगा। यानी कन्नौज से अब तेज प्रताप यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज तेज प्रताप यादव को सफाई से कन्नौज जाना था, अपना नामांकन करना था, अब ये टल गया है। तो इससे सारे सूत्र जुड़ के यही बताते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। पहले जो उन्होंने फैसला किया था कि इस बार लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि अखिलेश खुद चुनावी मैदान में कन्नौज से उतर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, तो अब आखिरकार ये साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और नॉमिनेशन फाइल करेंगे, यानी कल 25 तारीख को। इस बीच आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10:45 पर सरगुजा में पीएम मोदी की रैली है। मध्य प्रदेश के सागर बैतूल में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का पारा चरम पर है। दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी सियासी दलों ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी आज कई सभा को संबोधित करेंगे। मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाएंगे। पीएम मोदी 10:45 पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 2:45 पर मध्य प्रदेश के सागर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 बजे मध्य प्रदेश के बैतूल में एक रैली करेंगे। शाम 7:15 बजे पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 1 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ओल्ड विधानसभा से रोशनपुरा अपेक्स बैंक तक पहुंचेगा। रोड शो को देखते हुए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर रोड शो रूट तक 2000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव के आगाज होने के बाद से पीएम मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वहीं मंगलसूत्र विवाद पर प्रियंका गांधी का जवाब, बड़ी खबर आपको बता दें। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान। इंदिरा जी ने युद्ध के समय सोना दान दिया। वोट के लिए लोगों को डराने की अब कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने कब लोगों के मंगलसूत्र छीने, ये सवाल प्रियंका गांधी ने किया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते, और इसका प्रमाण ये है
कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म। उधर पीएम मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस के संपत्ति सर्वे का जिक्र किया और कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा है। बाबा साहब के संविधान की प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस से संपत्ति के सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। और उत्तर प्रदेश के बागपत की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया और योगी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ फॉर्मूले पर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी हर मुद्दे पर विरोधियों को घेरने में जुटी है। चुनाव प्रचार के लिए बागपत पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के सर्वे वाले बात पर भी सवाल उठाया। यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी आज कहां पर करेंगी चुनाव प्रचार, आप देखिए रिपोर्ट। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस धुरंधर भी मिशन 2024 फतेह करने के लिए मोर्चा संभाले हुए है। दूसरे चरण के आखिरी दिन राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी कई जनसभा करेंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में जाएंगे जहां दोपहर 1:15 बजे अमरावती के कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के लिए जनसभा करेंगे। अमरावती के बाद राहुल गांधी दोपहर 3:55 पर सोलापुर जाएंगे, वहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रणीति शिंदे के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक जाएंगे जहां कई जनसभा करेंगे। खड़गे पहले कुलबर्गी जाएंगे जहां दोपहर 12 बजे अफजलपुर में एक सार्वजनिक सभा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे कर्नाटक में बीदर के आलंद में जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे एक और रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। प्रियंका राहुल गांधी के चुनावी क्षेत्र वायनाड जाएंगी जहां वो 3 अलग अलग सभा करेंगी।
गृह मंत्री अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं और अमित शाह यहां कई चुनावी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज शाम लगभग 5 बजे अमित शाह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वो वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर महमूरगंज तक रोड शो करेंगे। अमित शाह यहां तुलसी उद्यान में बने लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह मोती झील मैदान में जनसभा के जरिए कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगे। इसमें काशी क्षेत्र, जिला, महानगर इकाई के पदाधिकारी और प्रभारी शामिल होंगे। अमित शाह उनसे बीजेपी की जीत का अंतर बढ़ाने की रणनीति साझा करेंगे। चुनावी व्यस्तता के बीच शाह रात में काशी में ही रुकेंगे और सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जा सकते हैं। बीजेपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद अमित शाह का ये पहला वाराणसी दौरा है। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार मैदान में हैं। उनके सामने इंडी गठबंधन से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने भी यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में सीए का मुद्दा भी काफी गर्म है। मालदा की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदू शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी के सीए लागू नहीं किए जाने के ऐलान पर दोनों को खुली चुनौती दी। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगा कर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर टीएमसी सांसद और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো, আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির উপর রাগ হয়তো মেরে দে। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা, কিভাবে করেছিলি, তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए एससी एसटी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता है। अमित शाह ने कहा, हमने पूर्ण बहुमत की सरकार रहते हुए धारा 370 को हटाया। बीजेपी मिशन 400 के लिए लगातार चुनावी मैदान में पसीना बहा रही है। पीएम के साथ साथ पार्टी के सभी स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। शाह ने जनता को मोदी की गारंटी देते हुए कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार के रहते हुए कोई भी एससी एसटी आरक्षण हटा नहीं सकता। अकोला के भाइयों बहनों, आज मैं आपको मोदी जी की एक गारंटी कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। ये मोदी का गारंटी। शाह ने कहा कि हमें संविधान बदलने की ताकत देश की जनता ने दी है, लेकिन हमने आरक्षण नहीं हटाया। हमने इसका उपयोग 370 हटाने में किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक हटाने में किया, आतंकवाद समाप्त करने में किया। और बड़ी खबर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20%। 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर मोदी सरकार। तो 80-20 वाले बयान का आखिर मतलब क्या है, ये जानने के लिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की। ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 के चुनाव कैसे हैं? ये तो सीधी समझ है। विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है नारा रहता था। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा कुछ ना कुछ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। नहीं, आपने घुमा दिया, तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही थी। नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। 80 और 20 का इसलिए कि मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता जिसके नाम पर हर बूथ पर कमल का फूल खिल रहा है, जिनके नाम से हम यूपी जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, उड़ीसा जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश जीत रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं। विधानसभा में
हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है। कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, वो दे दिए जाएंगे मुसलमानों को, ये बात कहाँ से आ गई? कांग्रेस का काला कारनामा कौन नहीं जानता है। इस कांग्रेस ने आर्टिकल 370 ला करके जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद का बीज बोने का काम कर दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करने की छूट देने का पाप कर दिया। ये से कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं किया जी। ये कहाँ से मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को। अगर आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो सर्वे कराने की बात है। सर्वे का क्या जरूरत है? आपके शरीर में क्या आपने धारण किया है, आपके घर में क्या है, किसके पास क्या, यही ना सर्वे है। अब जब सर्वे होगा तो कहाँ तक सर्वे जाएगा? हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज्य करो। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, गरीब को गरीब बना करके रखो। मुसलमानों को आप संपत्ति देंगे, हिंदुओं का छीन करके, ये तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने की बात है। ये रिएक्शन कैसा हो गया जी? 60 साल के शासन में ये सर्वे नहीं करा पाए थे। अब जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और गरीबों का भला कर रहा है, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्थान कर रहा है, तब इनको सर्वे कराने की याद आई है। 400 पार जो है ये संविधान बदलने की बात है क्या? सामान्य नागरिक संहिता इस देश में नहीं है। अगर देश के संसद में बड़े बहुमत के साथ हम आएंगे तो सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। ये संकल्प पत्र में वादा है। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। लेकिन जो समझता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन खुशहाल हुआ है, वो आएंगे। कि आप अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। निश्चित तौर से वो डर के कारण ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूपी के अंदर ICU में पड़ी हुई है। सब लोग वो बोली बोल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही सच है और उस सच को देश समझ भी रहा है। और कांग्रेस की जो कलुषित मानसिकता है उसको भी लोग समझ रहे हैं। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात आई, श्री राम सेतु की बात आई, तो भगवान राम काल्पनिक हो गए उनके लिए। और काल्पनिक इतने हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण गया, ठुकरा दिए। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, तो आज तो हनुमान जी की जयंती है, तो बजरंगबली जी की गदा चलेगी उनके ऊपर। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्णिया में रोड शो किया। इस दौरान शहर की सड़कों पर पार्टी समर्थकों का बड़ा हुजूम नजर आया। तेजस्वी ने रोड शो के बाद क्या दावा किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पूर्णिया की सड़कों पर आरजेडी समर्थकों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। मौका था तेजस्वी यादव के रोड शो का। रोड शो के दौरान फूलों की बारिश की गई। इसके लिए भीड़ के बीच जेसीबी मशीनें लगाई गई थी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोग जेसीबी पर खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं। रोड शो में तेजस्वी यादव के साथ सांसद मनोज कुमार झा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी शामिल हुए और पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। रोड शो में उमड़ी भीड़ से तेजस्वी यादव उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में महागठबंधन के समर्थन में माहौल बना हुआ है, पूरा सीमांचल वो जीत रहे हैं। एकदम हम लोग हर जगह से आश्वस्त है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। जो हार में लोग बौखला चुके हैं पूरी तरीके से और एक तरफा माहौल है, पूरा सीमांचल के इलाका हम लोग जीत रहे हैं। और राजस्थान के जालौर में इन दिनों आपको बता दें हिमांशी गहलोत के चुनाव प्रचार की चर्चा है और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी का ट्रैक्टर वाला अंदाज खूब वायरल हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पुत्रवधू हिमांशी अपने पति वैभव गहलोत के लिए प्रचार कर रही हैं। हिमांशी वीडियो में ट्रैक्टर के जरिए क्षेत्र में प्रचार के लिए घूम रही हैं। आगे आगे हिमांशी ट्रैक्टर चला रही हैं, उनके पीछे गाड़ियों का काफिला और कार्यकर्ता दिख रहे हैं। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 लोकसभा सीटों पर प्रचार आज थम जाएगा। इस बीच हिमांशी का जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर ट्रैक्टर प्रचार चर्चा का विषय बना हुआ है।
इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रिझाने के लिए वो सब्जी बेचती हुई भी नजर आई थी। यही नहीं, लोकतंत्र के त्योहार में संस्कारों की बानगी भी हिमांशी ने दिखाई। एक शादी समारोह में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लुम्बा राम के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा, जबकि लुम्बा राम इस सीट पर प्रतिद्वंदी हैं। हिमांशी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने टूटा हुआ एक फोन बरामद किया। पुलिस को कई और भी अहम जानकारियां हासिल हुई है, रिपोर्ट आप देखिए। सलमान खान के घर फायरिंग मामले की गुत्थी सुलझाने के दौरान क्राइम ब्रांच ने भुज से उस फोन को भी बरामद कर लिया जिसे आरोपियों ने तोड़ दिया था। फोन की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। क्राइम ब्रांच कॉल और चैट रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में है। पुलिस ने नदी से शूटर्स के दोनों पिस्टल भी बरामद किए। जिस जगह पर दोनों पिस्टल फेंके गए थे वो उसी जगह पर मिले हैं। बताया जाता है कि नदी का पानी स्थिर होने से पिस्टल बहकर कहीं नहीं गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर से हुई पूछताछ के बाद कई खुलासे किए। शूटर्स के मुताबिक विकी ने अपने पिस्टल से 5 राउंड लोड किया था। फायरिंग की घटना से पहले 4 बार शूटर्स ने सलमान के घर की रेकी की थी। एक बार सलमान के फार्म हाउस की भी रेकी की थी। हाल में सलमान कई हफ्तों से अपने फार्म हाउस गए ही नहीं है। इसके बाद ही घर पर फायरिंग करने की प्लानिंग की गई थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अनमोल और लॉरेंस के खिलाफ पुख्ता सुराग है। ऐसे में दोनों मुख्य साजिशकर्ता हैं और उन्हें मोस्ट वांटेड आरोपी इसलिए बनाया गया है। लॉरेंस से क्राइम ब्रांच पूछताछ करने की तैयारी में है, जबकि अनमोल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। क्राइम ब्रांच जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मकोका भी लगाने की तैयारी में है। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ईरान के एक ताजा बयान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने भारत को समुद्री सुरक्षा का साझेदार बताया। मौका था ईरान सेना दिवस का। इस मौके पर भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद महासागर ने ईरान और भारत को जोड़ा है। इलाही ने अपने भाषण के दौरान कहा कि I am delighted to welcome you all. दो मित्र देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर आपसी सहयोग साझेदारी बढ़ी है। समुद्री खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत सैन्य शक्ति होना आज की सबसे जरूरत है, क्योंकि दुनिया में असुरक्षा का माहौल है और युद्ध मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। इससे पहले भी कश्मीर की रट लगा रहे पाकिस्तान को ईरान ने बड़ा झटका दिया। सोमवार को पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की नापाक चाल को फेल कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी पीएम ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान गाजा और कश्मीर का जिक्र किया और ईरानी राष्ट्रपति से कश्मीर के मुद्दे पर जबरन समर्थन हासिल करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की इस नापाक चाल को ईरानी राष्ट्रपति भांप गए और उन्होंने गाजा का उल्लेख किया, लेकिन कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। ईरानी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने में सफल रहे।